समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिवसीय यूपी के कुशीनगर दौरे पर हैं। अपने दूसरे दिन रविवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश के योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचकर देश को जो निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। किसानों की धान की कीमत नहीं मिल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। विजय रथ यात्रा लेकर निकले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने केवल नाम और रंग बदलने का काम किया है। और जो बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चलाना जानता वो लैपटॉप भी नहीं बांटेगा। बताओ गोरखपुर और कुशीनगर के लोगों, बाबा लैपटॉप चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं? लैपटॉप चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे? और केवल लैपटॉप ही नहीं, ये जो हमारे नौजवान स्मार्टफोन चला लेते हैं, अगर ये नौजवान बाबा जी को दे दें ये स्मार्टफोन तो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाएंगे। इसलिए आपसे हम निवेदन करते आए हैं, बताओ योगी सरकार चाहिए कि योगी सरकार चाहिए? योगी सरकार के योगी सरकार। और अगर योगी सरकार होगी तो हमारा किसानों का भला होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई पे नियंत्रण लगेगा। और ये अटेवा वाले बहुत दिखा रहे हो तख्ती अपनी। बताओ तुम्हारी पेंशन किसने छीनी थी? अगर भाजपा ने पेंशन छीनी थी तो भाजपा की कुर्सी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? इसलिए मैं एक एक समाजवादी साथी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं दिलीप यशवर्धन। दिलीप जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सर देखिए, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है जिस तरीके से कुशीनगर दौरे पर पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव, लेकिन वहां पर उन्होंने जिस तरीके से बखान किया अपने इन कामों का, साथ साथ उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। सर क्या कहेंगे? प्रजा जी, अगर मैं वास्तविकता में बात कहूँ तो मुझे हंसी आती है ये बयानबाजियां सुन करके। ये याद दिलाती जिस तरह के छोटे क्लास में बच्चे एक दूसरे के ऊपर एग्जीबिशन बना करके तंज कथा करते थे ना, ये राजनीतिक पार्टियों से कुछ वैसा ही काम कर रही है कि एक जाम का मतलब ये, एक जाम का मतलब ये। अरे आप जाम को छोड़िए, काम की बात करिए। काम की बात कोई नहीं करवा रहा है, बस ये कहते कि उन्होंने ये नहीं किया था तो हम ये करेंगे, फिर वो सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा कर रहे थे, हम ऐसा करेंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां जो दम भरती हैं वो कभी न कभी ऑफ एंड ऑन सत्ता में रही हैं, और जब वो सत्ता में रही है तो उनको ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती। और जैसे ही वो विपक्ष में बैठते हैं, पता नहीं ईश्वर उनको कौन सी पहली निगाह दे देता है कि उनको सत्ता की सारी बुराइयां नजर आने लगती हैं और वहीं से समझना शुरू कर देते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये खत्म कर देंगे। आप ध्यान दीजिए, जब से इस देश में आजादी हुई और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से सारा मुद्दा वही का वही है। और हर पार्टी सत्ता में आती है ये वादा करके कि हम इन मुद्दों का निराकरण, लेकिन वो मुद्दे कभी खत्म नहीं होते हैं। पार्टियां बदलती हैं, समय बदलता है, सत्ता बदलती है, लेकिन जो आम जनता की परेशानी है, आम जनता पेंडुलम की तरह कभी इस पार्टी के खाते में कभी उस पार्टी के खाते में घूमा करती है। और ये लोग जातिगत बातें करके राजनीतिक भावनाओं को भड़काते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, जिससे इन राजनीतिक पार्टियों को तो भला होता चला जा रहा है कि कोई भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जरा सी पार्टी की आज कितनी बड़ी पार्टी हो गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, देश की किसी भी क्षेत्रीय राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी को उठा करके देख लीजिए, इनकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी, लेकिन इनका आकार इतना बड़ा हो गया है कि वे बड़े बड़े दम भरने लगे हैं। लेकिन जिस जनता के दम पे और जिस जनता के लिए, जिस देश के लिए दम भरते हैं, उस देश की स्थिति, उस जनता की स्थिति उसमें कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा सर। लेकिन सर देखिए, जिस तरीके से जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब सारी पार्टियां इतनी सक्रिय हो जाती हैं और कई ऐसे वादे कर देती हैं। देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर आप हो, साथ ही साथ या बीजेपी क्यों ना हो, इतने सारे कई वादे किए जाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद सारे वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया जाता। किसान कल भी मर रहे थे, किसान आज भी मर रहे हैं, युवा कल भी बेरोजगार थे और युवा आज भी बेरोजगार हैं।
लेकिन ये बात ऋचा जी ना किसान समझता है, ना युवा समझता है, ना इस देश की जनता समझती है। यहाँ पर जनता को समझने की जरूरत है। यहाँ राजनीतिक पार्टियों को तो जो काम करना है वो अपना काम कर रही हैं। उनकी दुकानें जिस तरीके से सस्ती है वो सजा के बैठी हैं। ग्राहक यहाँ पर जनता है। यहाँ ग्राहक को समझदारी दिखानी है उसको कौन सा सामान खरीदना है, कौन सी राजनीतिक पार्टी को या कौन से राजनेता को सत्ता में आगे लेकर के जाना है। जनता भी आजकल जातिगत भावनेवादों में आ जाती है, जातिगत बात करती है। अगर जाति विशेष को या उसको कोई भी लाभ देकर के कि आपको माइनॉरिटी बना दिया जा रहा है, आपको बैकवर्ड बना दिया जा रहा है, आपके पार्टी के नेता को ये लाभ दे दिया जा रहा है, आपके लिए कमीशन बना दिया जा रहा है, आपके लिए सरकारी स्कीम बना दी जा रही है, तो कुछ चंद लोगों को उससे फायदा हो जाता है। लेकिन जो राजनीति है या जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो भारत का संविधान है उसमें राजनीतिक पार्टियों की संरचना या जो एक्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वो एक्ट इसलिए नहीं बनाया गया था कि चंद लोगों को फायदा, वो एक्ट इसलिए बनाया गया था और संविधान में जिस मानवता की बात करी गई है, आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक लाभ की बात करी गई है, वो लाभ की बात सर्व समाज को करी गई है, किसी विशेष वर्ग को नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा सर। और देखिए वो चंद लोग खुद जो पॉलिटिशियंस के काफी करीबी होते हैं उन्हीं को ही फायदा होता है, लेकिन जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उनको कोई फायदा नहीं होता है। सर देखिए अब जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है कृषि कानून को लेकर, पिछले लगभग 11 महीने से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। सारे किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव नजदीक आने वाले हैं, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि इसका खामियाजा बीजेपी को कहीं ना कहीं इन विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस किसान आंदोलन से भाजपा को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक बात मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर 25 से 50 बार डिबेट कर चुका हूँ और मैंने किसान नेताओं से भी, विपक्ष के नेताओं से भी एक ही सवाल पूछा कि आखिर इस किसान धरने का आधार क्या है, कानून में ऐसी कौन सी कमी है, पूरा कानून नहीं खराब हो सकता। और ये देश की जनता भी अब देख रही है कि पूरा कानून नहीं खराब है, इसमें चंद प्रावधान खराब हो सकते हैं, लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि पूरा का पूरा कानून बदल दिया जाए। और मैं इसकी आम जनता होने के नाते, मैं जनता का प्रवक्ता होने के नाते ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर किसी भी सरकार के द्वारा कभी भी कानून को वापस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई तो वो इस देश में गलत परिपाटी डालती और हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई नया ग्रुप किसी न किसी कानून के खिलाफ खड़ा हो जाए कि इसको वापस कर दिया जाए। कानून देश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के फायदे से बनते हैं। उनके प्रावधान खराब हो सकते हैं, मैं मानता हूँ कि प्रावधान कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, उन प्रावधानों पर बात होनी चाहिए, उन प्रावधानों को वापस करने की बात होनी चाहिए। लेकिन किसान आंदोलन में किसान सिर्फ इस बात कह रहे हुए हैं कि हमें कानून वापसी चाहिए, पूरा का पूरा कानून काला है। विपक्ष भी यही बात कह रहा है कि पूरा का पूरा कानून काला है, लेकिन उस कानून में काला क्या है ये कोई नहीं बता पा रहा। बिल्कुल आपने सही कहा कि सब कह तो रहे कानून काला है, यहाँ तक कि जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितनी पार्टियां हैं, सबकी तरफ से यही कहना आ रहा है कि काले कानून है, कृषि कानून नहीं है। लेकिन आखिर इस कानून में काला क्या है, इसका जवाब ना तो किसान दे पा रहे हैं जो बैठे हुए धरने पर, और ना ही कुछ पॉलिटिशियंस दे पा रहे हैं। सर देखिए सबसे बड़ी ये भी बात हो जाती है कि लगातार जिस तरीके से जो किसान है प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, ये एक बात है। देखिए 11 महीने से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। दूसरा ये भी है जिस तरीके से हुंकार जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो भरने के लिए आते हैं, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है, लेकिन सारे जितने भी पॉलिटिशियंस होती है तो वो सिर्फ एक दूसरे की बुराई कर देना या आरोप लगा देना, लेकिन कोई अपना बखान क्यों नहीं करता कि हमने क्या किया और हम आगे क्या करने वाले हैं। अपना एजेंडा कोई तय नहीं करता। सर ऋचा जी, मैं अपने ये कहता हूँ कि मैं जनता का प्रवक्ता हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। जनता का प्रवक्ता होने के नाते मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि इस देश में आजादी के बाद से ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं हुई है और ऐसा नहीं है कि बुराइयां नहीं फैली हैं। अगर तरक्की हुई है तो उसमें भी पूर्ववर्ती सरकारों का योगदान है, और अगर कोई बुराई है तो उसमें भी पूर्ववर्ती सरकारों का योगदान है। लेकिन विडंबना ये है कि कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक पार्टी बुराई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हमने क्या झंडे गाड़े हैं, इस बात का बखान हर आदमी करता है, लेकिन हमारे समय में क्या बुराइयां फैली हैं या हमने क्या गलत किया है, इस बात को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अगर हर व्यक्ति ने, हर राजनीतिक पार्टी ने इस देश में सिर्फ डेवलपमेंट ही किया तो देश इतना पीछे क्यों है? हम आज इस 75-76 साल की आजादी के बाद क्यों बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, क्यों गरीबी की बात कर रहे हैं? ये तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि सत्ताधारी लोग थे, उन्होंने जनहित में काम नहीं किया, उन्होंने पब्लिक पॉलिसी पे काम नहीं किया, उन्होंने पब्लिक डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। और कंपैरिजन अगर कर लीजिए तो पब्लिक का डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ जिस तरीके में राजनीतिक पार्टियों का डेवलपमेंट हो गया। और राजनीतिक पार्टियों का डेवलपमेंट होने के साथ साथ
नंबर ऑफ राजनीतिक पार्टियां बढ़ती चली जा रही हैं। हर व्यक्ति राजनीति में कूदा जा रहा है। क्यों कूदा जा रहा है? इतना पैसा क्यों चलने लगा है? एक एक सांसद के चुनाव में 5-5, 10-10 करोड़ रुपए क्यों खर्चा होते हैं? अगर ये समाजवाद की बात है, समाज सेवा की बात है, तो समाज सेवा में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया क्यों खर्चा होता है? प्रधानी के चुनाव में प्रधान को आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया। वो व्यक्ति जो न पढ़ा है, न लिखा है, न संविधान जानता है, न संविधान की किताब कभी छुई है और न देखी है, उस व्यक्ति को आपने संवैधानिक पद दे दिया। वो संवैधानिक पद उसके लिए सिर्फ एक कमाई का जरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपने कहा, जिस तरीके से आप जितने भी जो युवा है अब पॉलिटिक्स में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो इसकी मुख्य वजह कोविड काल रही, दूसरी वजह कि अभी तक कोई जिस तरीके से सरकारी नौकरी निकलनी चाहिए वो नौकरी नहीं निकल के सामने आ रही है, और एक जिस तरीके से खुद अब बीजेपी ने जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको अब निजी संस्थाओं में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी निशाना साध रहा है। आखिर ये कितना सही है सर? मेरी व्यक्तिगत राय ऋचा जी है, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। सरकार को व्यापार नहीं चलाना चाहिए, सरकार को फैक्ट्री नहीं चलानी चाहिए, सरकार को एयरलाइंस नहीं चलानी चाहिए, सरकार को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें नफा और नुकसान की बात आती हो। यानी कि कुल मिला के जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है वो सरकार का काम नहीं, सरकार का काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून बनाना और उस कानून के एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना, और कोई व्यक्ति इस देश का कानून का उल्लंघन न कर पाए, कानून के दायरे में रह के काम करे, ये देखना सरकार का काम। क्योंकि जब सरकार नफा और नुकसान में पड़ जाती है तो वो कानून के एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान नहीं देती है। किसी अगर कोई चीज गलत हो रही है, उससे उसको नुकसान हो रहा है, तो फायदे में कन्वर्ट करने की सरकारी एजेंसियां भी गैर कानूनी काम करना शुरू कर देती है। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, सरकार का काम एडमिनिस्ट्रेशन करना है, लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है और इस देश की व्यवस्था को सुधारना है। इस देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, इसके लिए उसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लान करना है। बिजनेसमैन को सुविधाएं प्रदान करानी है, बिजनेसमैन को वो चीजें मुहैया करानी है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक डेवलपमेंट कर पाए, और जितना ज्यादा व्यापारिक डेवलपमेंट होगा उतनी ही ज्यादा आपके देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अगर देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आप स्वतः ही डेवलपमेंट के रास्ते पे चल पड़ेंगे। एक ऑटो पायलट मोड इसको कहा जाता है। जब आप उस ऑटो पायलट मोड में आ जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट करना नहीं पड़ेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा, लेकिन आप पेट पर तो काम करिए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सर देखिए जिस तरीके से आपने एक सवाल खड़ा किया, काफ़ी अच्छा सवाल मुझे लगा। जिस तरीके से जो भी पार्टी आती है, जो भी विपक्ष पार्टियां जितनी भी हो, वो एक सवाल खड़ा कर देती हैं कि देखिए हमारे टाइम पे ये काम हुआ लेकिन इनके टाइम पे ये काम नहीं हो रहा है। विकास की बातें सभी करते हैं लेकिन किसने क्या विकास किया उसका रिजल्ट कहीं नहीं आता है। तो अगर बातें की जाती कि हमने विकास किया, हमने ये काम किया, लेकिन वो डेवलपमेंट, वो विकास कहीं नजर नहीं आता है। इसकी मुख्य वजह क्या है? क्या जो पार्टियां, जो भी सरकार बनती, क्या वो पैसा खुद ही खाती हैं? क्योंकि गरीब तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है। ये तो गरीबों को समझने की जरूरत है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकारें पैसा खाती हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकारी खजाने में लीकेज बहुत है। वो लीकेज डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता है, वो लीकेज डेवलपमेंट को रोकता है। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनको सरकार के द्वारा ना किया जाए तो सरकारी काम पर और डेवलपमेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा काम है हर जगह फोटो लगाने की चल पड़ी है। उस फोटो लगाने की प्रथा को अगर सरकारों के द्वारा बंद कर दिया जाए तो इस देश से सरकारी खजाने हजारों करोड़ रुपया बच जाएगा, जिसको आप इस देश के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। आप जो मूल चीज है वो दीजिए। अगर आप देखिए शिक्षा की बात करते हैं तो हर सरकार फ्री खाना, मिड डे मील देती है, फ्री बच्चा देती है, फ्री जूता देती है, फ्री स्वेटर देती है, लेकिन शिक्षा नहीं देती। आप शिक्षा देना शुरू कर दीजिए, वो अपने आप इतना काबिल बन जाएगा कि उसे आपकी फ्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि फ्री दे करके आदमी को डिपेंडेंट बनाया रखा जाता है, क्योंकि अगर वो स्वावलंबी हो जाएगा तो फिर वो आपके बहकावे में नहीं आएगा। और उसको स्वावलंबी बनाने की शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ सरकार बखान बहुत ज्यादा करते, काम उतना ही कम किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए।